तो आज का प्रश्न है, बंगाल विभाजन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। कहने का मतलब यह है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसमें जो भी घटनाएं हुई उसने मतलब स्वतंत्रता संग्राम को किस तरह से प्रभावित किया, क्या उसमें उसका योगदान रहा, ये हमने लिखना है। ठीक है, तो ये इसमें मैं आपको 2 उत्तर दिखाऊंगा, दोनों उत्तर को मिलाकर आप एक अच्छा उत्तर बना सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और अगर लगे कि आपको इस उत्तर में कुछ कमी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये मेन फॉर्मेट पेपर है आपका बीपीएससी का, इसे मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने भूमिका बनानी है, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम 1905 के विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण था, शॉर्ट में लेते हुए और क्या प्रभाव रहा इसको डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, भारत में अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए अंग्रेज़ों की तो फूट डालो और राज करो की नीति ही रही, साथ ही राष्ट्रवादी आंदोलनों के दमन के लिए भी उन्होंने विभाजन वाली नीति का सहारा लिया। फूट डालो और राज करो की नीति, जैसे कि 2 धर्म के लोग हैं आपस में मिलकर रह रहे हैं, उनमें से किसी कारण बस झगड़ा फैला दो, वो दोनों अलग हो जाएंगे और आपका यानी कि फ़ायदा होगा, आपकी बात मानने लगेंगे वो। यही हुआ था आपका वर्ष 1905 ईस्वी में। पहले क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक साथ रहते थे। ठीक है, यानी कि एक ही राज्य था। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में बंगाल विभाजन का कदम उठाना इसी दिशा में एक प्रमुख कदम था, जिसमें बंगाल जो भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन चुका था, मतलब कि सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी गतिविधियां जो थी वो बंगाल में थी और प्रमुख केंद्र यही था। बंगाल को विभाजन करके उसे तितर बितर कर देने की नीति थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रवादी गतिविधियां बंगाल में थी। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कहा गया था कि यह प्रदेश जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसके सुशासन के लिए यानी सुचारू रूप से संचालन के लिए इसका विभाजन करना जरूरी है। उन्होंने विभाजन भी किया तो कैसे किया, हिंदू आबादी को एक तरफ कर दिया, मुस्लिम आबादी को एक तरफ कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। विभाजन का विरोध भी हुआ। इसका विरोध भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा किया गया तथा व्यापक प्रदर्शन हुए, जिसमें स्वदेशी तथा विभाजन विद्रोही, मेन जो है हमारा वो स्वदेशी आंदोलन था। बंगाल विभाजन के बाद मुख्यतः जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह स्वदेशी आंदोलन का था। ठीक है, तथा विभाजन विद्रोही आंदोलन और भी छोटे छोटे आंदोलन हुए थे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, आपका ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, कि बंगाल विभाजन क्या हुआ था, कब और कैसे हुआ था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दी गई। ठीक है, जो कि लेकिन बाद में ये हुआ नहीं था। जब आपका 1911-12 आते आते ये बंगाल विभाजन खत्म हो गया था। घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी भी हो गया। इस दिन को आंदोलनकारियों की ओर से शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और एक दूसरे को राखी बांधी गई। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया। मतलब इसमें जो स्वदेशी आंदोलन का आवाज़ उठाया गया उसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना महत्वपूर्ण काम था। ठीक है, बंगाली, संजीवनी व हितवादी जैसे अखबार निकालकर बंगाल विभाजन के प्रस्ताव की आलोचना की गई। लोगों को पता चल गया था कि ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या प्रभाव हुआ। बंगाल विभाजन के प्रभाव, पहला प्रभाव तो स्वदेशी आंदोलन का आगाज ही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण ही राजनीतिक प्रभाव लोगों के ऊपर दिखा। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही आर्थिक प्रभाव भी लोगों के ऊपर दिखा। ठीक है, चलिए इसको डिटेल में बस देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था, बंगाल विभाजन के कारण आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ,
स्वदेशी आंदोलन के कारण ही राजनीतिक प्रभाव देखने को मिले और स्वदेशी आंदोलन के कारण ही आर्थिक प्रभाव भी देखने को मिले। तीनों प्रभाव मेन आपका इसी का है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन छिड़ चुका था। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील शुरू कर दी गई। मतलब कि जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया जाने लगा। जैसे सरकारी कार्यालय, मतलब कि आज का सरकारी कार्यालय उस समय के ब्रिटिश सरकार के अंतर आती थी। स्कूल, कॉलेज और उपाधियों तक का बहिष्कार किया जाने लगा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने अपनी उपाधियां वापस लौटाने शुरू कर दिए थे। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ी। ठीक है, जैसे कि आप चीनी सामान यूज करना बंद कर दो, वैसे तो वो मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था लगभग बाहरी वस्तुओं पर ही डिपेंड है। स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ी जिससे भारतीयों का व्यवसाय चल निकला। अगर आप चीनी सामान यूज नहीं करते हो तो यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो फ़ायदे माना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम बाहर से आयात करते हैं वैसी टेक्नोलॉजी भारत में मिलना मुश्किल है। खासकर आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिलिकॉन से जो आईसी चिप, ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसमें अगर कंपेयर करें तो हम काफ़ी पीछे हैं अभी। और वे आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने लगे। जब बाहरी वस्तुओं का बहिष्कार होना शुरू हो गया तो घरेलू कारखाने थे, घरेलू उद्योग धंधे आपका वृद्धि करने लगे तो फ़ायदा होने लगा तो आर्थिक दृष्टि से लोग क्या होने लगे, मजबूत होने लगे। कपड़ों की मिलें, फैक्ट्रियां, दुकान, बैंक, बीमा कंपनी आदि देश में खुलने लगे। ठीक है, मतलब कि स्वदेशी जागृति लोगों के अंदर आई कि हमें बाहरी वस्तुओं को बहिष्कार करना और अपना स्वदेशी यानी कि वस्तुएं निर्माण करनी है। जैसे कि अभी देख लीजिए BSNL में सरकार कह रही है कि सिर्फ स्वदेशी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है। उसमें TCS अभी मेरे ख्याल से BSNL के लिए 4G प्रोवाइड कर रही है, जिसमें खुद की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। सही बात है, जब अपना उद्योग धंधा बढ़ेगा तो खुद की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये था आपका आर्थिक प्रभाव। स्वदेशी आंदोलन तो हुआ ही, उसके कारण ये आपका आर्थिक प्रभाव यहाँ पर बताया गया है। अगला है आपका राजनीतिक प्रभाव। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के तहत विभिन्न गतिविधियाँ जैसे कि लोकप्रिय उत्सवों का आयोजन, लोगों को एकजुट करने के लिए। जब लोग एकजुट होंगे तो उन्हें आप अच्छे से समझा सकते हो कि सरकार की ये नीतियां हैं, ये हमें फूट डालो और राज करो की नीति के अंतर्गत हमें लड़ा रहे हैं। ठीक है, मेले व सभाओं आदि के जरिए राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा। कैसे देख सकते हो कि लोकमान्य तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव शुरू किया था, काफ़ी पहले शुरू किया था, मेरे ख्याल से 1893 और 95 की बात है ये। तो अपने उत्सव के यानी कि जरिए लोकमान्य तिलक ने लोगों में राजनीतिक रूप से जागरूकता फैलाने की कोशिश की। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के फलस्वरूप लोगों को यह समझ होने लगी कि आखिर राष्ट्र की उनके लिए क्या महत्ता है। लोगों के दिलों में, दिमाग में अपने राष्ट्र प्रेम की भावना जागने लगी। उन्हें महसूस होने लगा कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, फूट डालो और राज करो की नीति के तहत। ठीक है, आपस में लड़ाकर धर्म की राजनीति कह लीजिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कहीं कोशिश की गई थी। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो आंदोलन हुआ, मतलब स्वदेशी आंदोलन, उसने भारत की आज़ादी की घड़ी को और करीब ला दिया। लोगों को यह एहसास होने लगा कि राष्ट्रभक्ति ही हमें काम में आएगी। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना चाहिए और अपने राष्ट्र की वृद्धि के लिए काम करना चाहिए। इससे लोगों ने स्वदेशी के महत्व को समझा और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर आज़ाद भारत में सांस लेने का सपना देखने लगे। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ उसने लोगों के नज़रिए को ही बदल के रख दिया था। ठीक है, अभी तक स्वतंत्रता संग्राम की दिशा मतलब कि कैसे होती थी,
प्रार्थना लिख करके, याचना करके, विनती करके। लेकिन इसके बाद पहले की क्या होता था कि पहले दो दल थे, नरम दल और गरम दल। गरम दल वाले कहते थे कि ये जो नरम दल वाले हैं इनकी जो राजनीतिक स्वरूप भिक्षावृत्ति है, ये भीख मांगते हैं अंग्रेज़ों से, प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तो जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो उसी में आपका गरम दल तथा क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने अपना नेतृत्व आगे लाया, ठीक है, और इन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना के साथ देश को आज़ाद करने की लड़ाई में जुट गए। अतः बंगाल विभाजन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंगाल विभाजन ने होना चाहिए था, मैंने में लिख दिया, ठीक है। तो कैसा लगा ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एक और उत्तर हमारे ऋतु कुमारी के द्वारा भेजा गया है, वो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं। देखिए इनका उत्तर देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, इन्होंने सबसे पहले कर्जन का मेंशन किया है। कर्जन की साम्राज्यवादी तथा बांटो एवं राज्य करो नीति, वही फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बुरा परिणाम बंगाल विभाजन के रूप में सामने आया। उस समय बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा सम्मिलित थे। ठीक सही है, मैं लिखा नहीं हूँ लेकिन बता दिया हूँ, यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया है। सरकार द्वारा बंगभंग के कारण शासकीय आवश्यकता बताई गई, ठीक है। बंगाल विभाजन का कारण क्या बताया गया था कि प्रशासन में हमें दिक्कत आ रही है। कहा गया कि बंगाल का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या बहुत अधिक है, परंतु यथार्थ में विभाजन का मुख्य कारण शासकीय न होकर राजनीतिक था, ठीक है। क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही थी उसे वो दबाना चाहते थे। बंगाल राष्ट्रीय गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था, ठीक है। कर्जन कलकत्ता और ऐसे अन्य केंद्रों को नष्ट करना चाहता था। कोलकाता केवल ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि व्यापार वाणिज्य का स्थल और न्याय का प्रमुख केंद्र भी था। यही से अधिकतर समाचार पत्र निकलते थे। मैंने ऊपर पहले उत्तर में ही बता चुका हूँ, समाचार पत्रों के नाम मैंने बताए हैं 2-3, जिससे लोगों में विशेषकर शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय भावना उदित हो रही थी। और ये भावना इस घटना के बाद और भी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना फूट फूट कर जागने लगी थी। बंगाल विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पूर्वी बंगाल और असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें चटगांव, ढाका और राजशाही के डिवीज़न सम्मिलित थे। यह बहुल मुस्लिम क्षेत्र था। इसकी राजधानी ढाका को बनाना प्रस्तावित था। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, यह हिंदू बहुल क्षेत्र था। मतलब कि एक एरिया ऐसा बनाया जिसमें जो मुस्लिम इलाका था और दूसरा ऐसा बनाया जो कि हिंदू बहुल इलाका था। पहले दोनों मिलकर रह रहे थे, अब इन्होंने सोचा कि अगर ऐसा दोनों को अलग कर दें तो राष्ट्र की भावना दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी जाती है, जिसका सभी जगह विरोध हुआ और शीघ्र ही एक आंदोलन का रूप ले लिया। बंग भंग के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारतीयों में एक नई राष्ट्रीय चेतना भर दी और विभाजन विरोधी स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। अभी तक स्वतंत्रता संग्राम की दिशा याचना एवं विनय विनती की थी, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों में क्रांतिकारी भावना को जन्म दिया और गरम दल और नरम दल के भी नेता अलग अलग हो गए। गरम दल वाले उभर कर सामने आए। गरम दल अथवा क्रांतिकारी विचार वाले नेताओं का प्रभाव बढ़ गया। इस आंदोलन में लाल बाल पाल के साथ ही अरविंद घोष ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विभाजन की घोषणा को एक बम विस्फोट की भांति बनाया और कहा कि इसके द्वारा हमें अपमानित किया गया है, साथ ही इसमें बंगाली परंपराओं, इतिहास और भाषा पर सुनियोजित आक्रमण किया गया है। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वीकार किया कि नवयुवक यह पूछने लगे हैं कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है।
यानी कि राजनीतिक जो शासन था, कार्य करने की प्रणाली, शासन प्रशासन, ये सब किस लिए है? जब हमें आपस में बांटने ही लगे हैं ये, तो ये सब संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है? क्या इसका परिणाम बंगाल विभाजन है? भारत के प्रमुख समाचार पत्रों ने भी बंगभंग का विरोध किया। अतः बंगभंग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में विरोध की भावना को प्रबल किया। साथ ही कांग्रेस एवं विद्रोह की नरम दलीय पद्धति से आगे बढ़कर भारतीयों ने उग्र आंदोलन किए। एक इसका सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट तो ये है कि नरम दल वालों से अलग गरम दल वाले आगे बढ़कर आए। ठीक है, उन्होंने बिना किसी की परवाह किए हुए भारत माता की स्वतंत्रता के लिए आगे जी जान से बढ़े। ठीक है, तो ये उत्तर था आपका ऋतु कुमारी का। दोनों उत्तर को मिलाकर आप एक अच्छा उत्तर लिख सकते हो। डायग्राम बनाइए। इसमें मैंने डायग्राम नहीं बनाया है, आप हो सके तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम ये सबको दिखाइए। ठीक है, तो आपका एक उत्तर जो है वो एक परफेक्ट उत्तर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। कैसा लगा पहले तो ये बताइए आप ग्रुप में, और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।